हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी टू इंग्लिश स्टडी में। यहाँ हम आप सीखेंगे इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। टेंस मतलब टेंस मीन्स क्या होता है? काल। ये आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ टेंस मतलब काल के प्रकार। काइंड्स मीन्स प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, आपके और प्रकार काइंड तो समझ गए। टेंस मीन्स काल मतलब काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। ठीक है। आप सोचेंगे काल क्या होता है? काल देखो बच्चों, छोटी सी भाषा में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, काल समय ही होता है। इस समय को मतलब जानने के लिए कि कौन सा समय बीत चुका है या होने वाला है या चल रहा है, इसी को काल में विभाजित किया गया है, जो 3 प्रकार से बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए काल को तीन काल 3 प्रकार के हैं। समय को मतलब 3 प्रकार से बांटा गया है, जिनको हमने काल कहा है। टेंस मीन्स मतलब काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप भी लिख लीजिएगा, अगर वीडियो फास्ट हो तो रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और ये इतना आप याद कर लिए ना, फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। इसी से आगे जितना आप जाएंगे उतना इजी लगेगा आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, जिन बच्चों को कठिन लगता है और जिनको आता है थोड़ा बहुत, उनको तो और अच्छा बेहतरीन हो जाएगा। जिनको नहीं आता है उनका उनका भी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हम आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, और नंबर 2 हमारा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को नंबर 2 पास्ट टेंस है, इसे हम भूतकाल कहते हैं। हिंदी में इसे भूतकाल कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल। नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, आपको बताते हैं। प्रेजेंट मतलब होता है जिस समय हम कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे हम आप पढ़ रहे हैं ना, अभी अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट में ही हो रहा है। ठीक है बच्चों, जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, बंद कर चुके होंगे, तो ये भूत में पहुंच जाएगा, मतलब पास्ट में पहुंच जाएगा। ये क्रिया हो चुकी है तो ये भूतकाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर वह होता है जब हम आप किसी कार्य को करने वाले होते हैं या होना होगा। ठीक है, होगा पाया जाएगा। जैसे मैं खाना खाऊंगा इत्यादि बहुत से उदाहरण होंगे ना बेटा, जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये भविष्य काल है, उसे ही हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य में होने वाला। ठीक है, भविष्य काल, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। ठीक है, ये 3 काल होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हम आपको अब इनके बारे में कुछ आगे भी बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई। ये लीजिए, नोट नोट डालकर लिख लीजिएगा आप अपने सुविधा के लिए, जो याद रहे। ठीक है बच्चों, नोट डाल के लिए। इन तीनों टेंस के 4 रूप या प्रकार होते हैं। मतलब ये 3 रूप कह लो या प्रकार कह लो, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अरे ये जो 3 है ना बच्चों, इन तीनों के 4 रूप या प्रकार होते हैं। ठीक है, रूप कह लो या प्रकार कह लो, मतलब एक के 4 पार्ट निकलते हैं, एक में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले टेंस लेंगे, फिर उसके पार्ट लेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक करके लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, समझ आएगा सबको, है ना बच्चा। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, हम ये आपको बताए थे प्रेजेंट टेंस में होता वर्तमान काल। जो प्रेजेंट टेंस पहले ही पढ़ेंगे ना, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। वो पार्ट हम आपको बताते हैं, वो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे प्रेजेंट में। इसी तरह पास्ट में भी होंगे और इसी तरह फ्यूचर में भी होंगे। बस एक समझ जाइए, आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, वो बहुत ईजी ही लगेंगे आपको। ठीक है बच्चों, देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल के 4 पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, इतना ही काफ़ी है आपके नॉलेज में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 रूप हो गए वर्तमान काल के। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के।
इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, वो 4 रूप तो आपने देख ही लिए थे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, और मतलब या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए। इस कहीं पर सिंपल प्रेजेंट लिखा मिले तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट मतलब कहा जाता है, ठीक है। सामान्य वर्तमान, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल हिंदी में कहेंगे। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि मतलब ये किस काल का वाक्य है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब काल भी पहचानेंगे, और जो काल में पार्ट होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो ये कैसे पहचान करेंगे? बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही सरल है। आप देखिएगा, बस देखते ही देखते सीख जाएंगे इंग्लिश, पढ़ने से लेकर बनाने तक, यूँ ही सर्राटे से बोलने तक, ठीक है बच्चों। तो देखते रहिए। इसको पहचानेंगे कैसे? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं। कैसे? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है बच्चों। वो कैसे आते हैं? देखिए, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम मतलब अनुवाद आप कैसे करेंगे वो हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है बच्चों, पढ़ाते हैं अनुवाद कैसे करेंगे। सर्वप्रथम अनुवाद के नियम, ठीक है, क्या है? नियम नंबर 1 है अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही बात है। आप अफर्मेटिव ध्यान रखिएगा, ठीक है, या पॉजिटिव, कुछ भी ध्यान रखिएगा, पर ध्यान रखिएगा एक चीज़ है ना बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आई बी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ क्रिया, यानी कि वर्ब। क्रिया क्या होती है? क्रिया को ही इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, अभी हम बता देंगे कि क्या होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जो बहुवचन होते हैं, जैसे आई वी यू दे, बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इस टेंस मतलब इस काल के वाक्यों को बनाने में, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो एक वचन होंगे उनके साथ क्या आएगा, चलिए उनको नियम नंबर 2 में देखते हैं। ही सी इट, ये एक वचन होते हैं बच्चे। किसी का नाम हुआ वो भी एक वचन ही होगा, ठीक है। ही सी इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ अंत में यस या ईएस, ईएस सही लिख लेना। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है अभी, आप समझ लीजिएगा, इतने तो समझदार है ना बच्चे आप। हाँ, तो समझ लीजिएगा ईएस, ठीक है। ये एक ही में लिखना है, ठीक है, जल्दबाजी में लिख गया है मुझसे। एस या ई एच जोड़ा जाता है अंत में। जैसे गो हुआ ना, गो जी ओ, तो उसमें गोज जी ओ ई एस हो जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। वीडियो को दोबारा देख लेना या रोक रोक कर लिख लेना, समझ लेना, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं ना बच्चों। देखो बच्चों, वो तो हम नियम आपको बता ही चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो अब आप चलते हैं एक वचन के एग्जाम्पल, मतलब आपको कुछ उदाहरण करवा दें कि कैसे कराए जाते हैं। आगे चल के हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप चुटकियों में देखते ही ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, एक एक करके एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ठीक है। कैसे पहचानते हैं क्या है, सब आपके समझ में आएगा, ठीक है। राम अपने घर जाता है। देखिए, मैंने कहा था पहचानने के लिए क्या है, राम अपने घर जाता है। वहाँ पीछे आपको जो पढ़ाए हैं वो लिखे हैं, जो आप उसमें देखिएगा पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते है। क्या है? राम अपने घर जाता है। तो इसको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही तो है। तो आप पहचान गए राम घर जाता है, तो इसके एक वचन देखो, राम है ना, राम एक ही तो लड़का है ना, राम दो तो हो नहीं सकते। जैसे राम राम दो लड़के तो नहीं, एक ही का नाम तो होगा ना राम। हाँ, तो एक वचन बोलेंगे इसे, राम एक वचन है, तो इसकी जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए क्या होता है, राम मतलब राम, और फिर क्या आता है, ये राम, फिर आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, मतलब क्रिया आएगी, ठीक है। क्रिया के राम गोज, क्या होता है, राम गोज टू हिज, अपने घर के लिए, अपने के लिए हिज लगता है। और घर का तो आप जानते हैं हाउस, ठीक है। अपने घर को, अपने घर के लिए हाउस हो गया, ठीक है, हिज हाउस। तो क्या इंग्लिश में
कैसे कहेंगे, राम गोज टू हिज हाउस, राम गोज टू हिज हाउस, ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं, माता जी रामायण पढ़ती हैं, माता जी रामायण पढ़ती हैं। माता जी एक वचन है ना, मम्मी तो एक ही है ना, किसी की मम्मी एक ही होती है ना, तो एक वचन है ना, हाँ तो एक वचन है। और देखो पढ़ती हैं, ता पहचान ले, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है ना, तो पहचान गए, ता है, ती है, ते है, ठीक है, इसी प्रकार से पहचानते हैं। तो मदर रीड्स, पढ़ने का क्या होता है बच्चों, रीड होता है ना, तो इसमें एस लगा देंगे, रीड्स। जिस जिस वाक्य में ई या ओ वगैरह होता है ना, तो उसमें ई एस लगता है, और जैसे ये डी आया ना, तो इसके अंत में एस ही लगता है, ठीक है बच्चों। मैंने बताया था ई या ई एस लगता है, वो आगे आप सब समझ जाएंगे कहाँ क्या लगता है, ठीक है। मदर रीड्स द रामायणा, ठीक है, मदर रीड्स द रामायणा, द क्यों लगाया, क्योंकि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसके आगे दा लगाया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य एक वचन है, तो इसलिए द सन राइज, राइज होता है RISE, मगर यस लगा है इसमें, राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, कमल गीत गाता है, कमल गीत गाता है, कमल एक वचन हुआ है ना बच्चों, कमल एक वचन है, कमल गीत गाता है, कमल एक ही बच्चे का नाम तो होगा कमल, गीत गाता है तो एक वचन हुआ, ठीक है, एक लड़का है तो एक वचन हुआ। अगर दो की जैसे दो की बात की जाए तो दो बहुवचन में चला जाएगा वो, ठीक है। कमल गीत गाता है तो कमल सिंग्स, मतलब SING होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया तो सिंग्स हो गया ना, कमल सिंग्स आ सॉन्ग, कमल सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक है। पहले क्या आएगा, कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, कमल करने वाला कमल है, ठीक है, इसे ही हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और गीत, ये जो क्रिया होती है ना, क्रिया बीच में आती है बेटा, ठीक है, और गाता है, ठीक है, ए सॉन्ग, क्या गाता है, गीत, ये गीत गाता है ना, गीत, गीत ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है, इसे हम बात को लिखते हैं बच्चों, कमल सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए बहुवचन वाले एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अभी एक तरफ से दिखा रहे हैं, फिर इसके बीच में मिसलेनियस लेंगे, आप बिंदास तरीके से पहचान जाएंगे कि एक वचन है बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन के एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, बे गंगा जी में स्नान करते हैं, क्या, बे गंगा जी में स्नान करते हैं। देखो बे बहुत सारे होंगे ना, बच्चे हो या अध्यापक हो या मतलब कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, तो बे मतलब कुल लोग होंगे, 2 या 3 या 4, इससे भी अधिक हो सकते हैं ना, तो उनके लिए हम बे ही तो यूज करेंगे। तो ये बे बहुवचन हुआ बच्चों, बे क्या हुआ, बहुवचन हुआ, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी बनाने में कोई या ई एस नहीं लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव, इसमें ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, तो इसको तो सिंपल से बना देंगे, क्या, बे की इंग्लिश होती है दे, और नहाना की, पहले नहाना मतलब क्रिया आएगी, नहाना की होती है वात, नहाना की बात, इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर, क्या, दे वात इन द रिवर। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम तो बहुवचन है ना, दो भी हो सकते हैं, बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं तुम, ठीक है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले द क्रिकेट, यू प्ले द क्रिकेट, यू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। हम आम खाते हैं, देखो हम भी मतलब काफ़ी सारे बच्चे होंगे जैसे हम आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसी तरीके से हम बहुवचन में आता है, ठीक है बच्चों। हम की इंग्लिश होती है वी, हम की इंग्लिश होती है वी, खाने के ईट मतलब क्रिया, ईट अ मैंगो, ठीक है, मैंगो मतलब एक ही तो खाएगा, 2-4 तो एक बार में नहीं खाएगा ना, है ना बच्चों। तो मतलब हम, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति आम खाएगा तो एक ही तो खाएगा ना, तो इसलिए अ मैंगो लिखेंगे, ठीक है बच्चों, अ मैंगो। अब देखिए इस ट्रांसलेशन को बनाने में नियम जो मतलब आप सोचेंगे कि ये मतलब कहाँ से क्रिया आती है, क्या, ये जो कर्ता है ना, कर्ता, कर्ता प्लस कर्म, प्लस कर्ता प्लस कर्म होता है, ठीक है, कर्ता प्लस कर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे ही कहते हैं। देखिए कर्ता हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इतने को, ठीक है बच्चे। ये क्या होता है, देखो कर्ता क्या है, वी करता हुआ, ठीक है, इट एक अब ये हुआ क्रिया, ठीक है, कर्ता प्लस क्रिया
इधर देखो, हम आपको समझा ही देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, सूत्र तरीके से मतलब बताएंगे कैसे बनाया जाता है। कर्ता प्लस कर्म प्लस कर्ता कर्म प्लस, देखो कर्ता प्लस क्रिया होता है, ठीक है, कर्ता प्लस क्रिया। इधर देखते हैं, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ठीक है। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म क्या होता है, देखो राम कर्ता हो गया, ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में। हिंदी में कर्म कहते, इसे कर्म कहते, ये इसे राम को कर्ता कहते हैं, और इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस क्रिया यानी कि वर्ब, ठीक है। वर्ब प्लस क्रिया को वर्ब कहते हैं, और प्लस जो ये क्या होता है कर्म, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बनाते हैं। अगली वीडियो में हमको क्लियरिटी बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है बेटा, इसलिए आपको बहुत क्लियरिटी से हम आपको आगे वीडियो में समझा देंगे। आशा करते हैं आप मन लगा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। आगे चल के एकदम फर्राटे से आप बोलना और पढ़ना और ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों, आपका ये इंस्टीट्यूट है, आप ही इसे बढ़ाएंगे, आपके ही दम पर सब कुछ होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक दो बच्चों को और सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि आगे चल के हम जो आपको कंटेंट देंगे ना यूट्यूब पर, पहली बार ऐसा किसी ने नहीं दिया होगा, फ्री, सच में बिल्कुल फ्री करेंगे, क्यों ना कितना भी कंटेंट महंगा पड़े, ठीक है। आशा करते हैं आप प्रसन्न रहेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।